आत्मीय बंधु, मिशन वो होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, परंतु विजन हमारे मन में होता है। विजन एक वैचारिक दृष्टि है जिसकी स्पष्टता मिशन के जरिए की जाती है। इसलिए विजन को समझना और उसके समझाने की प्रक्रिया ये हर इंस्टीट्यूशन में बहुत डिटेल्स में होनी चाहिए। वेद व्यास गुरुकुलम के विजन स्टेटमेंट में हमने कुछ मूलभूत तत्वों के ऊपर चर्चा की थी, जैसे कि गुरुकुल इज नॉट अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स पास एंड नॉलेज फेल्स। हमने इस बात पे विस्तारित किया था कि जब नॉलेज को भी बच्चों के साथ पास होना है तो उसके लिए कैसे स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की आवश्यकता है, एक्सेलेंस और डिविनिटी की आवश्यकता है, कैसे ये जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है या डिविनिटी है, एक्सेलेंस है, ये बच्चों के जीवन में एक सस्टेन्ड सक्सेस, कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस लेकर के आएगा। और इन्हीं तत्वों को समेटते हुए हमने विजन स्टेटमेंट और गुरुकुल के टैगलाइन में हमने कहा कि एजुकेशन फॉर एनलाइटनमेंट। आज उसी विजन स्टेटमेंट को एक विजन डायग्राम से समझने का हम प्रयास करेंगे। ये शायद पहला अटेम्प्ट है जिसमें विजन को स्टेटमेंट के बियॉन्ड एक डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट, इसलिए इसके विजन को और विस्तारित करना आवश्यक है। तो उसके विस्तार की दृष्टि से आज इस स्क्रीन के इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो हमारा वेद व्यास गुरुकुलम का एक विजन डायग्राम है। इसके चार कॉर्नर्स में, इस डायग्राम के चार कॉर्नर्स में चार की एस्पेक्ट के ऊपर में फोकस किया गया है, जो आपका और हमारा विश्व का एक नीड की तरह से है। हम इसी को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खोजने का प्रयास करते हैं। पहला कि क्या जो इंडस्ट्री की नीड है उसकी फुलफिलमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर पाता है या नहीं। दूसरा, जो सोसाइटी की नीड है वहां इसके बच्चे फिट हो पाते हैं या नहीं। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये बच्चे अपने आप को कहां पर पोजीशन पाएंगे इस इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट के रूप में। और चौथा, इनके जो भविष्य दर्शा है या नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, इनके अप्रोच, इनके थिंकिंग, इनका सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। ये चार की एस्पेक्ट हम किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें खोजना चाहिए। यदि हम नहीं खोजते हैं तो एडमिशन के पहले इसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ये विजन में ये चार की एस्पेक्ट को फुलफिल करने की दृष्टि है या नहीं है, सोच है या नहीं है। तो आप पाएंगे कि इंडस्ट्रियल नीड को फुलफिल करने के लिए स्किल्स चाहिए, स्किल की डेवलपमेंट होना आवश्यक है। और वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ रूटेड है? तो जो गुरुकुल या स्कूल या इंस्टीट्यूट है उसके जो करिकुलम है वो वहां से ड्रिवन होता है। इसलिए आप वो देखेंगे करिकुलम से एरो स्किल डेवलपमेंट की तरफ है और स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री की तरफ कॉर्नर्ड है। उसी प्रकार यदि सोशल फिटमेंट चाहिए तो सोसाइटी की में जो जिस प्रकार का व्यवसाय है, जिस प्रकार की जरूरतें हैं, उस तरह की अप्लाइड लर्निंग जो है वो इंस्टीट्यूट देता है या नहीं देता है। तो गुरुकुल का एक एस्पेक्ट सोसाइटी होना चाहिए। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक एस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी होना चाहिए। तीसरा, जिस ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन की कब की प्रक्रिया आती है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
ग्लोबल पटल पे यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो इस एस्पेक्ट को बहुत ही गहराई से समझना होगा। आप और हम सब एप्पल कंपनी से परिचित हैं और हम सब इस बात को जानते हैं कि एप्पल एक स्टैंडर्ड है कंप्यूटर की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, गैजेट्स की दुनिया में। उसके जो भी प्रोडक्ट आते हैं हम नियरली उसे एक कंप्लीट एस्पेक्ट के रूप में देख पाते हैं, बाकी उसको फॉलो करते हैं। ये एप्पल के चरित्र में है, वहां से जो भी निकलता है या निकलेगा उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट करता है विश्व के आगे, ये उसके चरित्र में है, ये उसके संस्कार में है। इसीलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात जब हम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी हमें कुछ ग्लोबल लेवल पे हमें अपने स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, तो वो हमारे संस्कारों में बसना होगा, तभी हम उसको छू पाएंगे। और चौथा, यदि हमें फ्यूचरिस्टिक विजन पाने हैं तो हमारे जो परसेप्शंस है, जो एटीट्यूड है, जो आइडियोलॉजीज है, हमारे जो मोटिवेशंस हैं, इंस्पिरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होता है, किसी न किसी टीचिंग से प्रेरित होता है, और वो हमें फ्यूचर का विजन देता है। तो गुरुकुल या किसी इंस्टीट्यूट में ये 4 स्तंभ जो है उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, यानी कि गुरु जो है उसकी डायरेक्शन फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। वहां जो कल्चर है, संस्कार है, उसकी डायरेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर के जाना चाहिए। वहां जो सोशल एस्पेक्ट पे जो वातावरण है या जो सोसाइटी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में, उसके सोशल फिटमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ जो है उसकी लर्निंग को लेकर के जानी चाहिए। और जो करिकुलम है वो इंडस्ट्रियल लीड्स की तरफ उसके डायरेक्शंस होने चाहिए। तो ये गुरुकुल की व्यवस्था में ये 4 स्तंभ जो है, ये इसके डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम से हमें ये समझ में आता है। एक कंप्लीट व्यक्ति बनने के लिए ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, इस डायरेक्शंस पे गुरुकुल को काम करना चाहिए। और वेद व्यास गुरुकुल में विजन डायग्राम में हमने रखा ही है इसको कि इसके एस्पेक्ट से काम करना है। अब इस डायग्राम के जो दूसरे फैसेट्स हैं, दूसरे जो मायने हैं, उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप देखिए कि करिकुलम और गुरु, यानी कि जो स्किल और जो मोरल्स एंड वैल्यूज और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये दोनों जब साथ आते हैं, परस्पर साथ आते हैं, तो एक व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल पोजीशनिंग होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं, देखते हैं कि एक मीडिया में या एजुकेशन में एक इंटेलेक्चुअल विंग है। वो इंटेलेक्चुअल विंग क्यों कहलाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे फ्यूचर को ड्राइव कर रहा होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे स्किल को नर्चर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये 2 एस्पेक्ट मिलकर के एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन बनता है। उसी तरीके से यदि जो हम करिकुलम को लेते हैं, स्किल को लेते हैं और सोसाइटी को लेते हैं, तो सोसाइटी में जब वो स्किल अप्लाइड हो, एक्सेप्टेबल हो, फिट होता हो, उसकी नीड को पूर्ति करता हो, तो वो व्यक्ति जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ वो मूव करता है। यानी जो व्यक्ति इन दोनों एस्पेक्ट की पूर्ति करता हो वो एम्पावर्ड व्यक्ति होता है। और तीसरा आप कॉम्बिनेशन देखिए कि जब अप्लाइड लर्निंग हो, जो सोशल फिटमेंट और ग्लोबलाइजेशन को भी के स्टैंडर्ड्स को भी यदि फुलफिल कर रहा हो, ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा एंटरप्रेन्योर ही कहलाता है। और चौथा, जिस गुरु की बात की हमने, जो मोरल्स मोटिवेशंस की बात की हमने, और जो चरित्र, जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात की, इनके कॉम्बिनेशंस को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो प्रकृति की बात करते हैं, हम समाज की भी बात करते हैं, हम उस देश के कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं, हम जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करते हैं उसकी भी एक परफेक्शन की बात करते हैं, यानी उन सब के पीछे जो वैल्यूज हैं उसकी भी बात करते हैं। ये मिला जुला करके हम इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस निकल करके आता है। और आप इसके और गहराई में रूट में जाएंगे तो हम इसको बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रकार देख सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के मूल में वैल्यूज है, यानी मोरल्स और कैरेक्टर, ये दोनों मिलकर के
जो जिसका जो इन दोनों का जो आधार है वो है वैल्यू, जिसको हम फाउंडेशनल वैल्यूज कहते हैं। हम कैरेक्टर और अप्लाइड लर्निंग को हम यदि एक साथ लाते हैं, यानी समाज में जो कमियां हैं, खामियां हैं, समाज में जिन चीजों की आवश्यकता है और जिन संस्कारों से उस आवश्यकता को हम पूर्ति कर सकते हैं, इसको जब हम लेते हैं तो इसको हम इनोवेशन यहाँ से निकल करके आते हैं। और स्किल को और अप्लाइड लर्निंग को जब हम एक साथ लेते हैं, यानी कि समाज की कमियों को पूरा करने वाला स्किलफुल व्यक्ति जब आता है तो वो लीडरशिप क्वालिटीज वहां जनरेट होना शुरू होता है। और उसी तरीके से स्किल में जब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आना शुरू होता है, स्किल जब परफेक्शन की तरफ जाता है और वो फ्यूचरिस्टिक होता है, तो वहां एक्सेलेंस का उभरना जो है वो शुरू होता है। तो ये जो चार जो यहाँ पर लीडरशिप, फाउंडेशनल वैल्यूज, इनोवेशन और एक्सेलेंस, ये चार तत्वों को हमने अपने वेद व्यास गुरुकुलम में लाइफ कहा है, LIFE, लीडरशिप, इनोवेशन, फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एक्सेलेंस। इन्हीं चार तत्वों को हम अपने ब्रोशर के इस पेज में, सेकंड पेज में आप सबके सामने विजन गुरुकुल के रूप में प्रस्तुत किए हैं। अब आपको लीडरशिप, इनोवेशन, फाउंडेशनल वैल्यूज और एक्सेलेंस के रिलेशंस और इसके तत्वों को थोड़ा और विस्तारित कर देता हूं। वैसे विजन डायग्राम में वो चीजें क्लियर थी। लीडरशिप दो तरह के हैं, एक जो नैसर्गिक, जिस व्यक्ति में प्रकृति कुछ विशेष लीडरशिप गुण को उत्पन्न करता है, वो अपना रास्ता स्वयं निकाल लेता है। उसे किसी गुरुकुल में ऑब्वियसली वो नर्चर होगा, मगर उसे किसी इंस्टीट्यूशन के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकृति उसके लिए रास्ता बनाता है। हम उस लीडरशिप की बात तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वो लीडरशिप क्वालिटी से ही होती है। जैसे कोई एक, आप सॉफ्टवेयर की दुनिया ले लीजिए जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। कोई प्रोग्रामर है, उसे यदि दूसरे लेवल पे जाना, टीम लीडर बनना है तो लीडरशिप आती है। उसे प्रोजेक्ट लीडर बनना है तो लीडरशिप आती है। लीडरशिप अपने क्वालिटीज में यदि मैनेजमेंट क्वालिटीज को भी इंक्लूड करे तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ बढ़ता है। यानी लीडरशिप एबिलिटीज जैसे जैसे बिल्ड होता है, एक व्यक्ति की अपराइज जो है वो शुरू हो जाती है। लीडरशिप हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी काम आता है। हम शादी ब्याह करते हैं तो वहां पर एक लीडरशिप का रोल होता है। हम कोई दूसरा इवेंट करते हैं, पार्टीज, पिकनिक अरेंज करते हैं, तो लीडरशिप का रोल आता है। लीडरशिप के छोटे से छोटे और हमारे जीवन को बड़े करने में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। और इन क्वालिटीज को डेवलप करना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की फुलफिलमेंट की ओर हमें लेकर के जाएगा। दूसरा, इनोवेशन। इनोवेशन कोई इन्वेंशन नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं है। हमें ये गलतफहमी में नहीं रहना कि हमारा बच्चा कुछ तो वैज्ञानिक खोज कर डालेगा, कर देगा, ये उसकी वो तो प्रकृति की जो है वो लेखा जोखा है, वो तो अलग बात होती है। लेकिन इनोवेशन को समझना जरूरी है। इनोवेशन क्या है कि हम हमारे जीवन में जिन चीजों की कमियां हैं, हमारे समाज में जो गैप्स हैं, हमारे समाज जिन चीजों से त्रस्त है या जिन चीजों को खोज रहा है, जिसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर पाना। उसकी पूर्ति ऐसे कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। आप कुछ बना दिए और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि आप सीधे रास्ते की जगह टेढ़े रास्ते चलने लगो। इनोवेशन का अर्थ यह है कि आप जो भी करो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, एस्थेटिक हो, ब्यूटीफुल्ली फिनिश्ड हो और अप्लाइड हो, यानी कि उसकी स्वीकृति हो, समाज में, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हो उसकी। तो जब ये फैक्टर्स होते हैं तो इनोवेशन आता है। तो इनोवेशन कहीं ना कहीं इनोवेशन की क्वालिटी लीडरशिप को भी नर्चर करता है। लीडरशिप बिना इनोवेशन के नहीं आएगा। अब तीसरा पक्ष जो है फाउंडेशनल वैल्यूज। आप और हम सब इस बात से परिचित हैं कि आज डीजनरेशंस हो रहे हैं, यानी जो जनरेशंस आ रहे हैं उसमें वैल्यूज की नितांत कमी है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। बहुत तरह के जिन मोरल वैल्यूज की, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उसकी गिरावट आते जा रही है। और इसके प्रति जागृति जो है हर पेरेंट में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसके प्रति जागृति आई है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि यदि वैल्यूज नहीं हो तो उनके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, प्रोफेशन में नुकसान होती है। तो वैल्यूज को नर्चर करना ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक डिमांड है। और एक तरीके से आप देखेंगे तो गुरुकुल शब्द
को एक फैशन के रूप में यूज कर लिया जा रहा है आजकल एडमिशंस पुल करने के लिए, क्योंकि वो गुरुकुल शब्द सुनते ही पेरेंट्स को लगता है कि वहां पर कुछ तो वैल्यूज मिलेगा, मगर होता वो स्कूल है जहां नॉलेज फेल होता है और बच्चे पास होते हैं। तो ये वैल्यूज ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से हमारी आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, इसके फाउंडेशन, हमारी भाषा, हमारे भोजन, ये सब चीज के फाउंडेशंस में होने चाहिए। यदि इन फाउंडेशंस को हम रिजेक्ट करते हैं तो वैल्यूज वहीं का वहीं धराशाही हो जाता है। इसके आगे वैल्यूज की हर बात करना बेईमानी है। और फोर्थ फैक्टर जिसको हम एक्सेलेंस कहते हैं, ये कैरियर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास एक्सेलेंस है उसे कैरियर कोई भी स्किल में हो, वो किसी भी क्षेत्र में वो काम अपने स्किल को डेवलप किया हो, मगर जिसके पास एक्सेलेंस है उसकी नीड हर इंडस्ट्री को है, दुनिया को, वो कभी खाली नहीं बैठेगा। इंडस्ट्री के राइज या डाउन से उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये एक्सेलेंस डेवलप होता है वैल्यूज पे। एक्सेलेंस को डेवलप करने के लिए हार्डवर्क चाहिए, एक्सेलेंस को डेवलप करने के लिए फोकस चाहिए, एक्सेलेंस को डेवलप करने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये सब वैल्यूज हैं, वही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। वो ना हो तो एक्सेलेंस डेवलप ही नहीं हो सकता। और एक्सेलेंस हमें लीडरशिप की ओर लेकर के जाता है। लीडर्स में फाउंडेशनल वैल्यू होना आवश्यक है। इनोवेशन हमें लीडरशिप की ओर लेकर के जाता है। तो ये सब क्वालिटीज को वेद व्यास गुरुकुलम में डेवलप करने के लिए हमने लाइफ टेम्पल बनाने का निश्चय किया है। हम उसे टेम्पल कह रहे हैं क्योंकि वो टेम्पल के फॉर्मेट में होगा। और इन स्टैंडर्ड्स को जब हम प्रॉपरली ब्लूप्रिंट में हम रखना शुरू करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड्स, ये जो लाइफ टेम्पल के जो स्टैंडर्ड्स आएंगे उसको हम लोग लाइफ लैब के रूप में अन्य सभी स्कूल को हम लोग देना चाहेंगे। हमारी ये कोई मंशा नहीं है कि जो वेद व्यास गुरुकुलम में हम एक विश्व गुरु बनाने हेतु जिस काम को हमने हाथ में लिया है और जिस काम को हम आगे अग्रसर कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में गुरुकुल को रिसर्च कर रहे हैं एक नई दुनिया के लिए, उसे हम अपने तक सीमित रखें, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। हमें उसे हर स्कूल को देना है ताकि आने वाले जनरेशन को उसे मिल सके। तो लाइफ टेम्पल ये हमारे गुरुकुल का एक बहुत ही यूनिक फीचर होगा और शायद थोड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि ये शायद विश्व पटल पे अपने आप में एक यूनिक काम होगा। तो आज मैं आपको विजन, कल के विजन स्टेटमेंट को एक्सपेंड करते हुए विजन डायग्राम और फिर विजन डायग्राम से निष्कर्ष जो निकल रहा है वो लाइफ, इसके ऊपर मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी बातें कही हैं। लाइफ को बहुत विस्तारित से हम चर्चा करेंगे कि लाइफ टेम्पल में हम किन किन बातों को हम रखेंगे, किस किस तरह के रिसर्च होंगे, कैसे फाउंडेशंस बनेंगे उसमें, उसमें असेसमेंट कैसे होंगे, उसमें एक्टिविटीज क्या डिजाइन होंगे, उसमें बच्चे आकर के किस प्रकार से उनके लाइफ फैक्टर्स को हम लोग नर्चर करेंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे, कल्चर क्या होंगे ओवरऑल स्कूल गुरुकुल में। ये सब विस्तारित हम आने वाले समय में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम इस चर्चा को आगे लेते हुए कल एक गुरुकुल के एक नए फीचर्स पे, बेसिकली गुरुकुल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें किन माइलस्टोन्स में बांटना चाहिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें उसमें कैसे सहयोग करता है, इसके ऊपर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।